हेलो दोस्तों, मैं MS गुजर प्रगति क्लासेज के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा है कि आप सब खुश होंगे। दोस्तों, हमने अपने पिछले पार्ट में या पिछली क्लास में संविधान के बारे में चर्चा की। इस क्रम में हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान की विकास यात्रा। पिछली जो क्लास थी उसमें भारतीय संविधान की जो विकास यात्रा है उसके दो पार्ट बनाए, भारतीय प्रयास और अंग्रेजी प्रयास। क्योंकि भारतीय प्रयास हमने पढ़ लिए थे और आज हमें चर्चा करनी है अंग्रेजी प्रयास। दोस्तों, जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, सबको जोड़ो और हमारे द्वारा दी गई सेवाओं का जमकर लुत्फ उठाओ। दोस्तों, इस क्रम में हम चर्चा करें भारतीय संविधान की विकास यात्रा की, तो भारतीय प्रयासों के बाद अंग्रेजी प्रयास। क्योंकि जो प्रयास अंग्रेजों ने भारतीय संविधान निर्माण हेतु किए उन्हें अंग्रेजी प्रयास कहा गया। जो भारतीयों ने प्रयास किए, कल ही बता दिया था, सारे असफल हुए। फिर भी मातृभूमि के लिए किया गया कोई भी प्रयास असफल नहीं होता है। आज चर्चा करेंगे अंग्रेजी प्रयासों का। भारतीय संविधान निर्माण हेतु किए गए अंग्रेजी प्रयास एक एक पढ़ने हैं। इस क्रम में सबसे पहले सन 1940 का अगस्त प्रस्ताव। दोस्तों, ध्यान रहे, सन 1940 में अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था। क्योंकि हम इसके बारे में चर्चा करें, सन 1940 में भारत के गवर्नर थे लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव पेश किया था। अगस्त प्रस्ताव में कुछ प्रावधान किए गए थे, जैसे भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, पहली बात। नंबर 2, संविधान निर्माण हेतु एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा का गठन किया जाएगा। नंबर 3, एक युद्ध सलाहकार समिति बनाई जाएगी। लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत जो प्रावधान लागू किए या जो लागू करने वाला था, उनमें पहला था डोमिनियन स्टेट का दर्जा, भारत को अधिराज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। दोस्तों, संविधान सभा का गठन किया जाएगा जो भविष्य में भारतीय संविधान का निर्माण करेगी, और एक युद्ध सलाहकार समिति बनाई जाएगी। दोस्तों, इस क्रम में हम चर्चा करें, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। एक और मित्र राष्ट्र थे, दूसरी ओर धुरी राष्ट्र थे। क्योंकि ब्रिटेन मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ रहा था और इसके जो सहायक देश थे वो उस पर लगातार दबाव बढ़ा रहे थे कि भारत को भी कैसे न कैसे करके इस युद्ध में शामिल किया जाए। अतः अंग्रेजों ने साम दाम दंड भेद कैसे न कैसे करके भारतीयों को इस युद्ध में लाने के लिए और अपने प्रयास शुरू कर दिए थे, और उन्हीं प्रयासों में था 1940 का अगस्त प्रस्ताव। पर ध्यान रहे दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। अतः कहा जा सकता है कि संविधान निर्माण हेतु अंग्रेजों के द्वारा किया गया पहला प्रयास 1940 का अगस्त प्रस्ताव असफल हुआ। इस क्रम में हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो नंबर 2, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कह सकते हैं, क्रिप्स प्रस्ताव कह सकते हैं। ध्यान रहे, क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव 1942 अंग्रेज सरकार ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा
जिसे क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। मित्रों, यह मिशन 1942 में भारत आया। क्रिप्स मिशन ने जो घोषणाएं की, जो बातें बताई कांग्रेस को आकर के, वो क्या थी? संविधान निर्माण हेतु एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, परंतु दिक्कत कहां आई? बताया इसने कि संविधान निर्माण हेतु एक संविधान सभा बनेगी, परंतु उस संविधान सभा में देशी रियासतें चाहे तो शामिल हो सकती हैं अथवा नहीं। अर्थात देशी रियासतों के बारे में कोई स्पष्ट अवधारणा नहीं थी। देशी रियासतें चाहे तो भारत संघ में शामिल हो सकती हैं अथवा नहीं, स्वतंत्र रह सकती है, दूसरे मतलब देश का अंग बन सकती है। चूंकि 1940 में प्रथम मुस्लिम राज्य या पाकिस्तान की मांग खुलकर के उभर करके सामने आ गई थी, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया। तो संविधान सभा का निर्माण होगा जो संविधान बनाएगी, परंतु इस विधान सभा में देशी रियासतें हैं, चाहे तो शामिल हो सकती हैं अथवा नहीं। अतः कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन को भी अस्वीकार कर दिया। ध्यान देने योग्य बात यह है, क्रिप्स मिशन से प्रश्न बढ़ते हैं। दोबारा बता देता हूं, 1942 में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में मिशन भारत आता है, जिसको बोलते हैं क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन के अनुसार भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा, परंतु इस संविधान सभा में भारत की देशी रियासतें शामिल हो सकती हैं अथवा नहीं। अतः कांग्रेस ने इसको अस्वीकार कर दिया था। क्रिप्स मिशन पर कुछ टिप्पणियां की गई। दोस्तों ध्यान रहे, सबसे पहले टिप्पणी की गांधी जी ने। गांधी जी ने कहा था ये पोस्ट डेटेड चेक है। पोस्ट डेटेड चेक, जिसको अपन कह सकते हैं उत्तर वित्तीय चेक। पोस्ट डेटेड चेक या उत्तर वित्तीय चेक अर्थात ऐसा चेक जिसका बैंक तो पहले ही दिवालिया हो गया है। अर्थात क्रिप्स मिशन के जो प्रस्ताव थे या इसकी घोषणाएं थी या इसकी अवधारणाएं थी, वो भारत के हित में कतई नहीं थी। ध्यान रखना, गांधी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक या उत्तर वित्तीय चेक। अगर अपन संपूर्ण कांग्रेस की ही बात करें तो कांग्रेस की ओर से कहा गया था कि क्रिप्स मिशन में पाकिस्तान के जीवाणु निहित हैं। दोस्तों ध्यान रहे, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। कांग्रेस ने टिप्पणी की थी कि क्रिप्स मिशन में पाकिस्तान के जीवाणु निहित हैं। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स नेहरू जी के सफलतम मित्रों में से एक थे। क्योंकि स्टेफोर्ड क्रिप्स जब ये प्रस्ताव लेकर के आए तो नेहरू जी को बड़ी आशा थी, परंतु जो ही उन्होंने अपने प्रस्ताव समझाया तो नेहरू बड़े टूट पड़े और नेहरू जी ने टिप्पणी की कि मेरा मित्र क्रिप्स शैतान बनकर भारत आया। तो दोस्तों ध्यान रखना, 3 कमेंट्स हैं। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के बारे में कहा था ये पोस्ट डेटेड चेक है, ये उत्तर वित्तीय चेक है, अर्थात ऐसा चेक जिसका बैंक तो पहले ही दिवालिया हो गया है और चेक बाद की तारीख का है। कांग्रेस ने कहा था क्रिप्स मिशन में पाकिस्तान के जीवाणु निहित हैं और नेहरू जी ने कहा था कि मेरा मित्र क्रिप्स शैतान बनकर भारत आया। बता देता हूं, हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान की विकास यात्रा, जो कि अंग्रेजी प्रयास, भारतीय प्रयास अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिए हैं। अंग्रेजी प्रयासों में पहला 1940 का अगस्त प्रस्ताव और 1942 का क्रिप्स मिशन। इस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 1940 अगस्त प्रस्ताव और 1942 की क्रिप्स मिशन के बाद में अंग्रेज सरकार ने 1945 में तीसरे प्रयास की हम चर्चा करेंगे, एक योजना पेश की जिसे बेवल योजना के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों की ओर से किया गया तीसरा प्रयास था 1945 की बेवल योजना।
दोस्तों हम बात करें 1945 में भारत के गवर्नर थे लॉर्ड बेवल, और बेवल ने जो योजना पेश की उसे ही बेवल योजना के नाम से जाना जाता है। बेवल योजना में बताया गया कि भारतीय संविधान का निर्माण करने हेतु एक संविधान सभा होगी। बहुत अच्छी बात थी, यहां तक कहीं दिक्कत आने वाली नहीं थी कि संविधान निर्माण हेतु एक संविधान सभा होगी, परंतु ये संविधान सभा हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए पृथक पृथक कार्य करेगी। हिंदुओं के लिए अलग, मुस्लिमों के लिए अलग। संविधान सभा है, संविधान का निर्माण कर रही है, अच्छी बात है, परंतु सांप्रदायिक तौर पे बांटा जा रहा है हिंदुओं को मुस्लिमों से अलग। जब संविधान एक है, भारत में रहने वाला हर एक आदमी, हर एक जाति धर्म सब एक है, तो हिंदू और मुस्लिमों के नाम पर बांटा गया। इस कारण लॉर्ड बेवल की इस बेवल योजना को अस्वीकार कर दिया गया। तो बेवल योजना 1945 में पेश की गई लॉर्ड बेवल के द्वारा। सेम वही बात थी कि संविधान सभा का निर्माण होगा, परंतु इस संविधान सभा हिंदू और मुस्लिमों के लिए पृथक पृथक कार्य करेगी, अलग अलग कार्य करेगी। हिंदुओं को मुस्लिमों से अलग करना, मुस्लिमों को हिंदुओं से अलग करना, फूट डालो राष्ट्रों की नीति। अतः कांग्रेस ने बेवल योजना को भी अस्वीकार कर दिया। दोस्तों ध्यान रहे, अंग्रेजी प्रयास हम पढ़ रहे हैं, लगातार इंग्लैंड पर या ब्रिटेन पर जो मित्र राष्ट्र था उनका दबाव बढ़ता जा रहा था। 1940 में लिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया। 1942 में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत आया और 45 की बेवल योजना पेश की गई, परंतु तीनों प्रयासों को हमने अस्वीकार कर दिया था। इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रयास काफी महत्वपूर्ण है, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946। सन 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। दोस्तों ध्यान रहे, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र जो भी थे, उनकी आर्थिक हालत धीरे धीरे कमजोर होने लग गई। ब्रिटेन भी अब महाशक्ति से खिसकने लग गया, क्योंकि ब्रिटेन के सामने चुनौती थी कि भारत जैसे बड़े औपनिवेशिक साम्राज्य पर अब लगातार राज्य करना या लगातार उसको पराधीन बनाना, लगातार राज्य करना या लगातार उसको पराधीन बनाना असंभव नहीं था। ब्रिटेन में चुनाव हुए और वहां लेबर पार्टी, जिसको अपन कह सकते हैं मजदूर दल, लेबर पार्टी के नेता क्लीमेंट एटली, काफी इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री बने। प्रश्न पूछा जाता है आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली का संबंध किससे था? लेबर पार्टी से। तो क्लीमेंट एटली चाहता था कि भारत बहुत जल्द ही आजाद हो और संविधान संबंधी जो बाधाएं हैं वो भी भविष्य में दूर की जाए। और एटली ने इन्हीं संभावनाओं के साथ कैबिनेट मिशन भारत भेजा मार्च 1946 में। ध्यान रहे दोस्तों, कैबिनेट मिशन भारत आया और भारत आकर के उसने भारतीय संविधान पर चर्चा करने के लिए और संविधान सभा का जिक्र किया। उसने अपनी घोषणा में बताया कि भारतीय संविधान का निर्माण करने हेतु एक संविधान सभा होगी। इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। ध्यान रखना है, संविधान सभा होगी, कैबिनेट मिशन योजना बता रहे हैं। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। जो 389 सदस्य होंगे उनके लिए भी तय कर दिया गया। दो 292 प्रांतों से
93 देशी रियासतों से और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से। कमिश्नरी क्षेत्र केंद्र शासित जो प्रदेश थे उस वक्त उनको कहा जाता था। तो 292 प्रांतों से आएंगे, 93 देशी रियासतों से आएंगे और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से आएंगे। तो दोस्तों कुल सदस्य होंगे 389। इसी क्रम में तय किया गया था कि 3 प्रकार की श्रेणियां पड़ेंगी। सामान्य, मुस्लिम, सिख। तीसरी जो श्रेणी बनाई गई थी सिख, वो केवल पंजाब के लिए थी। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से और सामान्य सभी जगह से। तो 3 श्रेणियां बना दी गई, सामान्य, मुस्लिम, सिख। कुल विधानसभा में सदस्य होंगे 389, 292 प्रांतों से, 93 देशी रियासतों से और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से। क्योंकि कांग्रेस के सामने कैबिनेट मिशन योजना ने जब अपना प्लान रखा तो कांग्रेस ने इसको स्वीकार कर लिया। और जुलाई 1946 में दोस्तों ध्यान रहे, संविधान सभा हेतु चुनाव हुए। जो चुनाव हुए ये 296 सीटों पर हुए, 292 प्रांतों में और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में। ध्यान रखना, शेष 93 जो सदस्य थे देशी रियासतों से, उनको मनोनीत किया गया था, उनके चुनाव नहीं करवाए गए। 296 सीटों पर जो चुनाव हुए उनका चुनाव परिणाम इस प्रकार था। दो 208 सीटें कांग्रेस को मिली, 73 सीटें प्राप्त की मुस्लिम लीग ने, और से जो 15 सीटें बची थी वो अन्य पार्टियों में बांट दी गई या छोटी मोटी पार्टियों को मिली, जो निर्दलीय थे उनको मिली। परंतु एक चीज का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, जो हिंदू महासभा थी जिसने विरोध किया था स्वराज्य पार्टी के द्वारा बनाए गए संविधान के मॉडल का, प्रारूप का, उस हिंदू महासभा को कोई प्रतिनिधित्व या कोई सीट प्राप्त नहीं हुई थी, एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संविधान सभा हेतु है चुनाव में हिंदू महासभा को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला। जो चुनाव हुए 296 सीटों पर 208 कांग्रेस को मिले, 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली और 15 सीटें अन्य। दोस्तों ध्यान रहे, 73 सीटें मुस्लिम लीग के पास है, 208 सीटें कांग्रेस के पास है, लगभग 1/3 में रहे। इस कारण चुनाव परिणामों से बौखलाई मुस्लिम लीग ने संविधान और संविधान सभा दोनों का बहिष्कार कर दिया। चुनाव परिणामों से बौखलाई कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने संविधान और संविधान सभा दोनों का बहिष्कार कर दिया कि हमें ऐसे संविधान और ऐसे संविधान सभा की कतई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों ध्यान रहे, हमने मुस्लिम लीग का जो बहिष्कार था, जो विरोध था, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और 9 दिसंबर 1946 के लिए, ध्यान रखना है दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 के दिन संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित कर, बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित हुई? 9 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में संविधान सभा के सबसे वयोवृद्ध सदस्य थे, उनको सम्मान प्रदान करने के लिए, जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 की जो प्रथम बैठक थी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया। विशेष ध्यान रखना है,
संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित हुई 9 दिसंबर 1946 को। इस प्रथम बैठक में संविधान सभा के वयोवृद्ध सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। चूंकि 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अगली बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दोस्तों ध्यान रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। प्रश्न 2 तरीके से आएगा। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष कब बनाया गया? 11 दिसंबर 1946 के दिन। और ध्यान रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब तक संविधान सभा के अध्यक्ष रहे तब तक की भारतीय संविधान का निर्माण नहीं हो गया। और इसी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फिर भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनने का गौरव भी हासिल हुआ। 13 दिसंबर विशेष है 1946। ये तीनों डेट है, तीनों दिनांक इनका ध्यान रखना है। 9 दिसंबर 1946 प्रथम बैठक आयोजित हो रही है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं जो अस्थायी थे। और 11 दिसंबर 46 को दूसरी बैठक का आयोजन हो रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जा रहा है। और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों ध्यान रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के जो समस्त सदस्य थे, सारे सदस्य थे, उनके सामने, उनके समक्ष एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। बहुत पूछा जाता है उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? उद्देश्य प्रस्ताव पेश करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946। दोस्तों ध्यान रहे, उद्देश्य प्रस्ताव में वो सब चीजें थी जिसमें बताया गया था कि भविष्य में हमें क्या करना है, भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, इसकी भावना क्या है। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये आगे चलकर भविष्य में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्थापित हुआ। मित्रों ध्यान रखना, इस प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहा जाता है। दोबारा बता रहा हूं, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के समस्त सदस्य, सारे सदस्य हैं, उनके सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। यह उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्थापित होता है। प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रहे, यहां से एक प्रश्न और बनने वाला है। पूछा जाता है बी आर अंबेडकर के अनुसार, बी आर अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीधे पूछे संविधान की आत्मा प्रस्तावना, परंतु पूछे बी आर अंबेडकर के अनुसार, भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा, तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 को बी आर अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। क्योंकि मूल अधिकार वाले टॉपिक में हम इस पर चर्चा करेंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों ध्यान रखना, 12 से 35 भाग 3 मूल अधिकार है, और जो अपना अंतिम मूल अधिकार है 6वां संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अन्य सभी अधिकारों का रक्षक है। इसके बगैर अन्य 5 अधिकारों का या 5 मूल अधिकारों का कोई औचित्य नहीं है। इसी कारण डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। तो अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 और संविधान की आत्मा प्रस्तावना। प्रस्तावना
उद्देश्य प्रस्ताव पेश करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब किया? 13 दिसंबर 1946। पहली बैठक 9 दिसंबर 46, अध्यक्ष अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो स्थायी अध्यक्ष बने। ध्यान रखना दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान की विकास यात्रा, क्योंकि इस दौरान हमने 1940 का अगस्त प्रस्ताव पढ़ा, 1942 का क्रिप्स मिशन पढ़ा, 1945 की बेउल योजना पढ़ी और 1946 का कैबिनेट मिशन। सीधा ही प्रश्न आता है, भारत का संविधान किस योजना के तहत बनकर तैयार हुआ? तो बताना है कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ। इस क्रम में हम आगे बढ़े। दोस्तों ध्यान रखना, संविधान सभा के जो सदस्य थे उनके अथक प्रयासों से, उनकी दिन रात की मेहनत से 26 नवंबर 1949 के दिन भारत का संविधान बनकर के तैयार। भारत का संविधान बनकर के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 के दिन। इस दिन संविधान अंगीकार हो गया। तो मित्रों ध्यान रखना है, संविधान का अंगीकार दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर 1949। इस दिन भारतीय संविधान को आंशिक रूप से लागू भी किया गया। लागू नहीं हुआ था, आंशिक रूप से महज कुछ अनुच्छेदों को लागू किया गया था। ये बात थी 26 नवंबर 1949 की, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया था। इसी कारण प्रतिवर्ष 26 नवंबर को हम संविधान का अंगीकार दिवस या संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को हम संविधान लागू करने वाले थे, पर हमने पिछली क्लास में भी चर्चा की थी कि पंडित नेहरू ने 1929 के लाहौर अधिवेशन के दौरान एक घोषणा की थी। दोस्तों क्या की थी घोषणा? आपको बता दिया पहले भी, दोबारा पर चर्चा कर रहे हैं कि आने वाली 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। क्योंकि 29 में हम आजाद हुए नहीं, फिर भी पराधीन भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930 के दिन। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत आजाद हुआ। यह सदी की सबसे बड़ी खुशी थी। इस कारण यह डेट या दिनांक की तो चेंज हो नहीं सकती थी। इसी कारण नेहरू जी ने 26 नवंबर और कुछ दिन रुकने के बाद 26 जनवरी, यही कारण है कि हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 के। जो नेहरू जी 1929 में थे वो नेहरू जी 1950 में भी थे। तो दोस्तों ध्यान रहे, संविधान बनकर के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 के दिन, परंतु लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 के दिन। इस दिन भारत गणतंत्र हो गया। गणतंत्र, जनतंत्र, लोकतंत्र, अर्थात ऐसा देश जिसका राष्ट्राध्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है, वो प्रत्येक देश गणतंत्र है। इसी कारण प्रतिवर्ष हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, नेहरू जी ने घोषणा की थी स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए, परंतु हम 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। दोस्तों ध्यान रखना है, हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान की विकास यात्रा। विकास यात्रा में हम सबसे पहले भारतीय प्रयासों को पढ़ा और आज हम चर्चा कर रहे हैं अंग्रेजी प्रयासों की। अंग्रेजी प्रयासों में 1940 का अगस्त प्रस्ताव हमने पढ़ा, 1942 की क्रिप्स मिशन योजना या क्रिप्स प्रस्ताव को भी पढ़ा, 1945 की बेउल योजना जो लॉर्ड बेउल के नेतृत्व में आई, और 1946 ध्यान रखना है दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना। और कैबिनेट मिशन योजना के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। और क्लीमेंट एटली ने भारत में संविधान संबंधी समस्त बाधाओं को दूर करने हेतु कैबिनेट मिशन भेजा था, और इसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना में बताया गया था
कि 389 सदस्यों की एक संविधान सभा होगी और कालांतर में उसी संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। हालांकि मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया, विरोध किया, फिर भी मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद अपने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित की। इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जो सबसे वयोवृद्ध सदस्य थे, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। यह उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्थापित हुए और प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहा जाता है। ध्यान रहे दोस्तों, B.R. अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है और अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, उस अधिकार को अन्य सभी मूल अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। चूंकि संविधान सभा के अथक प्रयासों से 26 नवंबर 1946 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। इस दिन संविधान अंगीकार हुआ, इस कारण संविधान का अंगीकार दिवस भी मनाया जाता है। आंशिक रूप से लागू किया गया और नेहरू जी के आह्वान पर या नेहरू जी के प्रयासों पर हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 के दिन लागू हुआ। इस दिन भारत गणतंत्र बना। इसी कारण प्रतिवर्ष 26 जनवरी के दिन भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, भारत का मूल संविधान मतलब 26 जनवरी 1950 जिस दिन लागू हुआ था, उस दिन भारतीय संविधान में अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां, भाग 22, अनुच्छेद 395 और अनुसूची 8 अनुसूचियां थी, अनुच्छेद 395 थे और भाग थे 22। भारत का संविधान विश्व के समस्त लिखित संविधानों में, या दूसरे शब्दों में मैं कहूं लिखित संविधानों में सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद थे। ध्यान रखना दोस्तों, कुछ विशेष बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं। हैदराबाद एकमात्र रियासत थी जिसने अपने सदस्य संविधान सभा में नहीं भेजे थे। हैदराबाद एकमात्र रियासत थी जिसने अपने सदस्य संविधान सभा में नहीं भेजे थे। संविधान सभा में सदस्य नहीं भेजने वाली रियासत थी हैदराबाद। थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे, जो चुनाव हुए थे संविधान सभा हेतु, उसमें हिंदू महासभा को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। जिस दिन संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 के दिन है। मूल संविधान जिस दिन लागू हुआ उस दिन भाग 22, अनुच्छेद 395 और अनुसूची 8 थी। दोस्तों ध्यान रहे, भारत का जो संविधान है वो कठोर व लचीला है। भारत का जो संविधान है वो कठोर व लचीला है। भारतीय संविधान का जो निर्माण करने वाली थीम थी, जो संविधान सभा थी, उसमें कुल 12 लोग पैसे से वकील थे। कुल 12 सदस्य थे, वो पैसे से वकील थे। इसी कारण प्रसिद्ध विद्वान आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान के बारे में कहा है कि भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग है। दोस्तों ध्यान रखना, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग करने वाला कौन है? वकीलों का स्वर्ग बताने वाला कौन है? आइवर जेनिंग्स। क्योंकि संविधान सभा में कुल 12 सदस्य ऐसे थे जो पैसे से वकील थे। इसी कारण आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। दोस्तों आज की क्लास में हमने पढ़ा भारतीय संविधान की विकास यात्रा में अंग्रेजी प्रयासों में एक एक चीजें।
1940 का अगस्त प्रस्ताव, 1942 का क्रिप्स मिशन, 1945 की बेवल योजना और 1946 का कैबिनेट मिशन। और उसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ था। शुरुआती जो तीनों बैठकें हुई उनके बारे में अपन ने चर्चा की। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946। जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए गए वो आगे चल के प्रस्तावना बने और प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसे अन्य सभी मूल अधिकारों का रक्षक भी कहा जाता है। क्योंकि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 के दिन बनकर तैयार हो गया, इसी कारण 26 नवंबर को हम संविधान का अंगीकार दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इस दिन देश गणतंत्र बना, अतः प्रतिवर्ष 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम संविधान सभा की प्रमुख समितियां और भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं उन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।